हेलो दोस्तों, आई होप सब ठीक होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी दिल्ली पुलिस की। तो आज हम लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट थर्ड, जो 14 नवंबर को पेपर हुआ था हमारा। 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था, यानी पहली शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। पहली शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का मैंने पेपर करा दिया था और ये जो है थर्ड शिफ्ट का पेपर है। यहाँ पे थर्ड शिफ्ट का पेपर है, यानी जो थर्ड शिफ्ट में पेपर आए थे, पेपर आया था 15 क्वेश्चन का, वही एक्चुअल में पेपर है। चलो हम आगे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं, जो एक्चुअल में पेपर में प्रीवियस ईयर में 15 क्वेश्चन आते हैं। आगे हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे। चलो आगे आ जाओ, पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। एक संख्या 8 है और एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 52 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें क्वेश्चन में बोला क्या है, देखो। एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। एक संख्या, यानी एक संख्या होती है एक्स और एक संख्या होती है वाई। तो एक संख्या इसने दे दी 8, हमें दूसरी संख्या निकालनी है। और क्या दे रखा है हमारे को? एचसीएफ एलसीएम का योगफल दे रखा है। कितना दे रखा है? 52। और क्या दे रखा है हमारे को? एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है, यानी एलसीएम एचसीएफ का एचसीएफ का 12 गुना है। तो हम यहां 12 गुना करेंगे, एक, यानी एचसीएफ एलसीएम से, मतलब एचसीएफ जो होता है हमारा, एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से। तो यहाँ पर हमेशा छोटी संख्या आएगी, यहाँ पर हमेशा बड़ी संख्या आएगी। तो हम इन्हें बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने की? कितना गुना है ये? 12 गुना। ठीक है, हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है और हमें क्या निकालना है? दूसरी संख्या निकालनी है। अब देखो, ये एलसीएम प्लस एचसीएफ, तो हम यहां से एलसीएम की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी? या फिर एलसीएम की जगह हम ये रख लेते हैं। यहां पर एलसीएम की जगह रखेंगे एचसीएफ मल्टीप्लाई 12 प्लस एचसीएफ इक्वल 52। ये कितना आ गया? एचसीएफ 12 और एक एचसीएफ। यहाँ पे अगर कोई संख्या नहीं होती तो क्या आता है? एक आता है। तो ये 12 और एक 13 एचसीएफ बराबर 52, यानी 13 से डिविजिबल हो जाएगी, 13 चौके 52। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा? 4। एचसीएफ कितना आ गया हमारा? 4। अगर मैं 4 यहाँ रखूंगा, यहाँ पर यहाँ पर पुट करूंगा तो 4 यहाँ रखूंगा, माइनस होकर यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा? अगर मैं यहाँ 4 पुट कर दूं तो 4 इसमें से घटाएंगे, एलसीएम आ गया हमारा 48। ये हमारा एलसीएम निकल गया, या एचसीएफ निकल गया, और एक संख्या इधर रखी है। अब मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बता रखा है एलसीएम एचसीएफ का। क्या बता रखा है? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो एलसीएम कितना दे दिया हमारे को? 48, और एचसीएफ कितना हमारा? 4 बराबर एक्स हमारा कितना? 8 इंटू वाई। ये 8 से डिवीजन हो जाएगा, 8 6 48 और 6 चौक 24, यानी वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 24। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? यानी हमारा बी ऑप्शन ठीक है। आगे समझ में? बस इतना ही था। हम इसे, ये जो कैलकुलेशन है हम माइंड में कर सकते हैं। आगे आगे तुम पहले तरीके सीखो, अच्छे से आ जाएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। 8,000 रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीने में 1261 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो, प्रिंसिपल है हमारा कितना? 8,000, यानी इससे प्राप्त होने वाला हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा? 1261 रुपए, और टाइम कितना दे रखा है? 18 महीने। 18 महीने, और ब्याज जो है ये लग रही है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली काउंट हो रही है। तो ठीक है, अब हमें पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें क्या निकालना है? यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट बटे प्रिंसिपल। इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट बटा प्रिंसिपल। अब हमारे को प्रिंसिपल दे दिया, लेकिन हमारे को अमाउंट नहीं दे रखा। अब अमाउंट निकलता कैसे है? अमाउंट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारे को? 8,000 प्लस, और सीआई कितना दे रखा है हमारे को? 1261। ये हो जाएगा 9,261। ये आ गया हमारा अमाउंट। तो यहाँ पर रख देते हैं बराबर 9,261 बटे में प्रिंसिपल कितना है हमारा? 8,000। अब देखो, या तो ये क्यूब बनना चाहिए या ये स्क्वायर बनना चाहिए, तब जाके हमारा पावर आएगी। देखो मैं समझाता हूँ तुम्हें। जैसे हमें पता है, हमने क्यूब याद कर रखी है कि ये 20 की क्यूब है, ये किसकी क्यूब है?
और क्यूब वगैरह ना 25 तक याद कर लेना, 25-30 तक, और स्क्वायर भी तुम्हें कम से कम 50 तक याद होने चाहिए, तब जाके ये सोल्व हो पाएगा। बराबर ये किसकी क्यूब है और ये बेस की क्यूब है, यहाँ पे आ गया 3, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ये जो 3 आया ना ये डिनोट करता है टाइम को, यानी हमारा जो नंबर ऑफ पीरियड लगा है ना 3 बार लगा है, यानी 6 महीने के हिसाब से 18 महीने तक काउंट हुआ है, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, यानी 3 साइकिल है। तो यहाँ से हमारा क्या, ये 20 रुपये पर 21 रुपये लग रहा है, यानी हमारा 21/20, हम इस अंदर वाली संख्या को ले लेंगे बराबर, यानी 1 रुपये ब्याज लग रहा है 20 पे, और परसेंटेज के लिए 100, 20×5 100, यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%। अब ये आया हमारा 6 महीने के हिसाब से, लेकिन निकालना क्या है हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना, तो इसे हम दुगना कर देंगे 10%। तो क्योंकि ऐसा होता है कि हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करते हैं ना वो ज़्यादातर ईयरली काउंट करते हैं, जब क्वेश्चन में मेंशन कर देगा ना तो हम इसे हाफ ईयरली या क्वार्टरली काउंट करेंगे। अब हमारा इसने ईयरली पूछा है तो ईयरली के हिसाब से ये ऑप्शन 3 ठीक हो गया हमारा। आगे समझ में चलते आगे है ना, ये फॉर्मूला ध्यान रखना बस, ये R% वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या कह रहा है, ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। देखो ये कह रहा है क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। देखो जब भी हम एवरेज निकालते हैं, अगर हम 5 संख्या होगा, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 लगातार संख्या हो गई। अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा ना, बीच की संख्या, क्या आएगा एवरेज, बीच की संख्या। तो हम ऐसे ही लेकर चलेंगे इसे। देखो 63, यानी अगर 5 संख्या है तो हमें पता है कि 2 संख्या इधर होंगी और 2 संख्या इधर होंगी, तो ये बीच की संख्या 5 भी होगी। तो ये विषम कह रहा है, विषम यानी 63 से पहले कौन सी विषम संख्या आएगी 61, इससे पहले कौन सी आएगी 59, और इसके बाद कौन सी आएगी 65, इसके बाद कौन सी आएगी 67, यानी जो ये हमारी संख्या दे रखी है बीच का एवरेज दे रखी है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी 67। बस इतना ही करना है इसमें, तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक है। आगे समझ में, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना पेपर में, इतना ही होना चाहिए, जब भी क्वेश्चन हमारे 15 क्वेश्चन मिनिमम टाइम में हो पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 60% बढ़ा दिया गया है, तो समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई को कितना कम करना चाहिए। अब देखो समकोण त्रिभुज का तुम्हें एरिया पता होना चाहिए, एरिया होता क्या है, क्योंकि ये एरिया में कब वो पूछ रहा है कमी। देखो ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज जो हमारा 90 डिग्री का होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी एक बार हाइट का यूज हो रहा है, एक बार बेस का यूज हो रहा है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें इससे यूज है क्योंकि वो बढ़ा रहा है और घटा रहा है। देखो 60% आधार को बढ़ा रहा है, यानी इसको 60% बढ़ा दिया, यानी अगर ये पहले अगर बेस हमारा 100 था तो ये 60% बढ़ा दिया, यानी 160 कर दिया। ठीक है, अब इसे वापस से क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए तो कितना कम करना है हमें, हम दोबारा से 100 बनाने के लिए ना इसे 60 कम करेंगे। कितना कम करेंगे 60, और किस पे कम करेंगे 160 पे, क्योंकि देखो अगर हमारा ये 100 आ गया तो ये भी 100 आना चाहिए था, क्योंकि क्षेत्रफल तो दोनों समान होगा ना तभी तो। अब 160 यहाँ आ गया, अब इसे दोबारा 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 60 को कम करेंगे, यहाँ पर 60 को लेस करेंगे 160 पे, और गुणा में मल्टीपल में 100, बस इससे परसेंटेज निकल जाएगा। हमें इतना करना है बस, 2 × 6 2 × 8 16, यानी 300 को डिवाइड करेंगे हम 8 से, 8 दूनी 16, 8 × 3 24, 6 आ गया, 8 7 56, यानी 37 पॉइंट कुछ आएगा, यानी यार हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी 37.5%। बस ये आ गया आंसर। ये ध्यान रखना हमारा इसमें यूज कितनी बार हो रहा है, ये बेस और हाइट एक बार हो रहा है तो हम एक ही बार ले जाते हैं, वो मैं आगे बता दूंगा क्वेश्चन जिसमें 3 बार भी होता है ना। आगे समझ में, चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हम अपने 5th क्वेश्चन पे। ये हमारा 5वां क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा a इकाई है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। देखो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज होता कौन सा है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। इसका हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लो बस, √3/4 मल्टीप्लाई a², और इसका हाइट का फॉर्मूला क्या होता है √3/2 मल्टीप्लाई में a। हमें हाइट ही निकालनी है, √3/2 मल्टीप्लाई में, यानी ये जो हमारी a है ये ट्राइंगल की साइड आएगी। साइड कौन सी हमारी, देखो प्रत्येक भुजा क्या दे रखी है हमारी को a, हम a की जगह a रख देंगे, बस यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा क्या आ गया आंसर, तो ये आ गया हमारा a√3/2, ये आ गया हमारा पहला ऑप्शन। ना ये है ना ये है ना ये, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा ठीक आ गया।
आगे समझ में, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी का हिस्सा तथा उसकी बेटी का हिस्सा और बेटी का हिस्सा तथा उसके बेटे का हिस्सा दोनों 1/4 के अनुपात में है। यदि पत्नी को बेटे से 5,000 रुपये कम मिलते हैं तो कुल संपत्ति क्या होगी। देखो क्या दे रखा है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, उसकी पत्नी और एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि उसकी पत्नी तथा उसकी बेटी, यानी उसकी वाइफ ले लो और उसकी डॉटर ले लो। उसकी वाइफ आ गई, उसकी डॉटर आ गई। वाइफ, उसकी बेटी का हिस्सा कितना है, 1 और 4 के अनुपात में, यानी 1 और 4 के अनुपात में। और कौन कौन है, और उसकी बेटी और उसके बेटे और सन के हिस्से से कितना अनुपात है, 1 और 4 के अनुपात में। यानी कॉमन क्या है इसमें, डॉटर। ठीक है, तो इसे हम बीच में ले लेंगे, यानी हमारे पास वाइफ है और डॉटर और सन, इनका अनुपात क्या है, 1 और 4। और डॉटर और सन का अनुपात क्या है, 1 और 4। इनका अनुपात आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसे यहाँ का गैप भर लेंगे, ये 1 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा गैप। देखो अनुपात हम निकालते कैसे हैं, यानी ये जो गैप रहता है ना, ये साइड वाला फिलअप कर लेता है, यानी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 एकम 1 आ जाएगा, 4 एकम 4 आ जाएगा और ये 4 चौक 16, ये इनका अनुपात आ गया। अब देखो क्या कह रहा है आगे, पत्नी को बेटे से 5,000 रुपये कम मिलते हैं, यानी पत्नी को बेटे से 5,000 रुपये कम मिलते हैं। हमारे हिसाब से कितने कम मिलते हैं, 15। और हमें कुल संपत्ति निकाले, कुल कितनी है हमारे पास, 16 4 20 और 1 21, ये हमारे पास टोटल संपत्ति हो गई। कर लो इसे डिवाइड, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, ये 5 से जाएगा ये, तो कितना आ गया, 7,000। यानी टोटल संपत्ति कितनी आ गई हमारे पास, 7,000 की। ये आ गया कुल संपत्ति का हिस्सा जो टोटल थी। आगे समझ में तो आ रहा होगा ना। चलो आगे चलते हैं। पेपर में हमें यही पैटर्न अपनाना है और इसी से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हो जाएंगे और अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पे। कौन सा था ये क्वेश्चन, 5th 6 7, ये आ गया हमारा 7 क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, यदि 4 पुरुष और 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती हैं तो 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसे कितने दिन में करेंगे। देखो या तो 4 मेल करें या फिर 8 वुमेन करें, काम कितने दिन में होता है, 12 दिनों में। और क्या कह रहा है, पूछ रहा है ये 9 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर, यानी 9 हो गए हमारे मेल और 6 हो गए हमारी वुमेन, मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, पूछना ये चाह रहा है। देखो इसने या वाली कंडीशन दी है ना, ये या वाली। अब या का मतलब होता क्या है, या तो इसमें 4 पुरुष करे या 8 महिलाएं करे तो 12 दिन में होगा, यानी 4 पुरुष करे तो भी 12 दिन में होता है, 8 महिलाएं करे तो 12 दिन में होता है। ठीक है, तो हम इसका अलग अलग रेशो ले लेते हैं, यानी 4 मेल के बराबर कितने वुमेन लग रही हैं, 8 वुमेन, तो हम इसका रेशो ले लेते हैं, यानी 1 मेल के बराबर कितनी वुमेन आ गई, 2 वुमेन आ गई। ठीक है, 1 मेल के बराबर 2 वुमेन आ गई, तो हम यहाँ से ना एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जब 1 मेल के बराबर 2 वुमेन है तो 9 मेल के बराबर कितनी वुमेन आ जाएंगी, 18 वुमेन प्लस 6 वुमेन, ये कितने वुमेन हो गई, 18 और 6 24, यानी 24 वुमेन इसे कितने दिन में करेंगी, अगर 8 वुमेन इसे 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। ठीक है, 8 वुमेन इसे 12 दिन में करती हैं। देखो ये रेशो ऊपर और ये रेशो नीचे, x बराबर 12 या जगह हमारा 12 मल्टीप्लाई 12 दूनी 24, 2 चौके 8, 4, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, सेकंड 4th। देखो कैसे है मैं बताता हूँ। जब ये 2 वाली कंडीशन आ जाती है ना तो ये एरो ना हमेशा नीचे आ जाता है, यानी 12 यहाँ पर आ जाएगा हमारा और ये 8/24, यानी ये भी हमारे नीचे आ जाएगा, यानी 8 ऊपर आएगा
और 24 में आएगा। तो हमारा क्या आंसर आ गया 4। यानी जो जितने ये पूछ रहा था ना ये, तो ये 4 दिन में करेंगे। कितने दिन में मिलकर करेंगे? 4 दिन में। बस इतना ही क्वेश्चन है। बस ये यूनिट तुम्हें कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। और यहाँ ये या का मत या भी आ जाता है, कभी और भी आ जाता है, इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए बस। आगे समझ में? चलो आगे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन था ये? 7वां। हो गया हमारा 8वां। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 80 और 240 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, यानी भाग हो जाएगी। देखो हमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब सबसे बड़ी ये संख्या है, पहले इससे डिवाइड करके देखते हैं हम इस ऑप्शन को। क्या 90 60 से डिवाइड होता है? नहीं होता ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी कहना ये चाहता है कि इन ऑप्शन में से ना ये डिवाइड होनी चाहिए पूरी तरह, ये भी, ये भी और ये भी। तो 60 से तो ना, तो 90 तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम दूसरे ऑप्शन पे आ जाते हैं, 30 पे। ठीक है, 30 पे आ जाते हैं। तो 30 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 30 ही ठीक है। ना ये ठीक, ना ये ठीक, ना ये ठीक, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी बोल रहा है। तो हम बड़ी से बड़ी चेक करेंगे। यानी हमने पहले 60 लेंगे और फिर हमारा हम 30 लेंगे ना, हम 15 रखेंगे क्योंकि 15 से डिवाइड तो हो जाएगा, लेकिन उसने बड़ी से बड़ी बोला, ये बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इतने में ही देखो क्या कर रहा है। 18 मीटर और 24 मीटर की दो तारें समान लंबाई के टुकड़े में काटी जाती हैं। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? यानी देखो कहना ये चाह रहा है ये, देखो मैं अपनी भाषा में बता दूं तुम्हें। एक 18 लीटर का बर्तन है और एक 24 लीटर का बर्तन है। हमें एक तीसरा बर्तन लेना जिसमें ये दोनों दूध की बोतल जो है समान आ जाए उसमें। यानी हम ऐसे क्वेश्चन में देखो करते क्या है, ऐसे क्वेश्चन में हम एचसीएफ लेते हैं। क्या लेते हैं? ऐसे क्वेश्चन में हम एचसीएफ लेते हैं। तो हमें 18 और 24 का ना सिर्फ एचसीएफ निकालना है। देखो एक तो तरीका ये होता है 24 एचसीएफ निकालने का। 18 से भाग करेंगे, 18 कम 18 कितना आ जाएगा? 6। ये 18 इधर आ जाएगा, ये कट जाएगा 3 पर 6। ये बहुत पुराना तरीका है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब कभी भी हम फंस जाते हैं ना, तो ये तरीका बहुत अच्छे से काम आता है। तो ये तरीका भी हमें पता होना चाहिए एचसीएफ निकालने का। ठीक है, ध्यान रखना। तो और फिर भी हम अगर डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे ना, डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे, तो हम क्या देखेंगे? पहले सबसे छोटी संख्या ले लो। सबसे छोटी संख्या से ये भी डिविजिबल होनी चाहिए, ये भी डिविजिबल होनी चाहिए। अगर हो गई तो वही हमारा आंसर है। यानी हमारा 4th ऑप्शन ठीक है। ना हम इस पे जाएंगे, ना हम इस पे जाएंगे, ना हम इस पे जाएंगे, क्योंकि सबसे छोटी से छोटी हमें संख्या देखनी है। एचसीएफ में क्या देखते हैं हम? छोटी से छोटी संख्या को देखते हैं। और छोटी से छोटी संख्या अगर हमारा ये दोनों कट रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। बस इतना ही है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 8वां। ये हमारा 9वां हो गया, ये हमारा 10वां हो गया। क्या कह रहा है देखो, एक त्रिभुज की अंत्य त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 343 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये दो नहीं है, ये स्क्वायर है। ये यहाँ पर 2 बना हुआ है, ये स्क्वायर है एक। ठीक है, वो स्क्वायर है, वो नहीं है। और त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? इसने परिमाप पूछ लिया। देखो इसका ना डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, तुम्हें याद होना चाहिए या लिख लेना इस फॉर्मूले को। ठीक है, और फॉर्मूले तो बिल्कुल अपनी रफ कॉपी पे बना लो और उसे सामने चिपका लो लाइब्रेरी के, उसे याद ही करना है तुम्हें। ठीक है, अब देखो होता क्या है इसका फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंत्य त्रिज्या, अंत्य त्रिज्या अंत्य त्रिज्या हो गई, और तुम्हारा क्या हो गया? मल्टीप्लाई परिमाप बटे में 2। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब क्षेत्रफल तो हमें दे रखा है 343 बराबर अंत्य त्रिज्या क्या दे रखी है हमारे को? 7 सेंटीमीटर इनटू में परिमाप यानी पैरामीटर बटे में 2। अब देखो 7 से हम इसे डिविजिबल कर लें, कितना आएगा? 7 चौक 28, 6 7 9 63, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 49 दूनी 98 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना आ गया हमारा?
98 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हमारे को क्षेत्रफल निकलवाए या फिर अंतःत्रिज्या निकलवाए या परिमाप निकलवाए, इन तीनों में से कुछ भी निकलवा सकता है और वो दो चीज़ हमें दे देगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है और हमारा क्वेश्चन का आंसर ना विद इन सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन पे अपने। जो क्या कह रहा है, 97 किलोमीटर गति से चलती हुई 210 मीटर लंबी ट्रेन उसी दिशा में 79 किलोमीटर घंटे से गति से चलती हुई 240 मीटर लंबी ट्रेन को कितने सेकंड में पूरी तरह से पार करेगी। देखो 97 किलोमीटर घंटे की गति से चलती हुई 210 मीटर लंबी एक ट्रेन है जिसकी चाल दे रखी है 97। उसी दिशा में, जिस दिशा में वो ट्रेन जा रही है उसी दिशा में 79 किलोमीटर प्रति घंटे की चलती हुई 240 मीटर लंबी ट्रेन। देखो पहले तो क्या होगा, पहले ना टोटल दूरी लेते हैं हम। क्या लेते हैं? टोटल दूरी, यानी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, और नीचे हमारी चाल माइनस हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितने आ गए? 210 और 240, ये 0, टोटल डिस्टेंस। और हमारे अगर ट्रेन अगर एक ही तरफ चलती है तो चाल क्या हो जाती है? माइनस। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रेन चलती है तो क्या हो जाएगी? चाल प्लस। ये ध्यान रखना, अगर सेम डायरेक्शन में चलती है तो चाल माइनस हो जाएगी और अपोजिट डायरेक्शन में चाल चलती है तो चाल प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखो समान दिशा में, क्या कह रहा है? उसी दिशा में। क्या कह रहा है? उसी दिशा में। उसी दिशा में मतलब हम चाल को माइनस करेंगे, यानी हमारा 97 में से 79 घटाएंगे, कितना आ गया? देखो 79 में से 97 में से 79 कितना आ गया? 17 9 80 और 90, 17 और 1 18, कितना आ गया हमारा? 18। अब हमें सेकंड में बतानी है। ये दूरी दे रखी है मीटर में और ये दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम इसे चेंज करेंगे चाल को। किससे? 5/18 से। 18 से 18 गया, 210 कितना हो गया? ये 250 और तुम्हारा 200, 250, 350, 450 बटे 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 45, तो कितनी सेकंड आ गई हमारी? 90 सेकंड। यानी कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा? तीसरा। बस ये ध्यान रखना कि चाल को जब हम चेंज करते हैं, यानी अगर किलोमीटर प्रति घंटे से अगर मीटर पर सेकंड से ले जाएंगे तो 5/18 की हमें मल्टीप्लाई करनी है। अगर हम मीटर पर सेकंड से चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में ले जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। ये याद रखना बस। एक बस ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, बस इतना ही करना था इसमें। ये 12वां क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, यदि 2,52,500 रुपए की धनराशि को 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है तो यह कितनी धनराशि हो जाएगी। यानी कुछ नहीं कह रहा, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है और ये अमाउंट पूछ रहा है बस। देखो अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर प्रिंसिपल इंटू में टाइम इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे में 100। SI बराबर प्रिंसिपल कितना दे रखा हमारे को? 2,52,500। टाइम कितना दे दिया हमारे को? टाइम दे दिया 2.5 साल, 2.5 वर्ष। ढाई वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देखा? 4.5% बटे में 100। इस पॉइंट से ये दोनों गए। एक मिनट ये कितना है? ये 4.5% और 2.5% बटे में 100। देखो ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 100। एक 100 गया यहाँ से, हमारा क्या बचा? 25 से काट लेते हैं। 25 चौका 100 और 4 से तो कटेगा नहीं है, तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें।
कर लो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। तो वो समथिंग ले लेते हैं, अगर हम इसे 50 माने, 1 मिनट, 25 की करेंगे 45 में मल्टीप्लाई, 25 का 2, 10, 12, 1, 25 और 1, 26, 2, 10 और 4 पंजे 20, और हमें 4 से डिवाइड भी करना है। 4 दूनी 8, दूनी 8 आ गया, 3 आ गया, 4 अट्ठे 32, 1 आ गया, 4 चौक 16 और 4 छक्का 24, समथिंग इतना आएगा। यानी कितना आ रहा है हमारा 2804। अगर हम 2,52,500 में 28,400 जोड़ेंगे तो समथिंग कितना आएगा 2,52,500 में। 500 में अगर हम जोड़ेंगे 28,400, 0 0 9 10, यह आ जाएगा 7 और 1 8 और ये 2, यानी 2,80,900 के आसपास आ रहा है। देखो कहाँ है ऑप्शन, ये रहा हमारा। हमें समथिंग लेना है, हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें करना है बस जल्दी क्वेश्चन होना चाहिए बस हमारा, ये ध्यान रखना है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने में फंस जाओगे ना इतने बड़े क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो फिर फंस ही जाओगे, क्वेश्चन तुम्हारा जल्दी नहीं होगा। हमें डिजिट देख कर देखो 900 के आसपास, 906 ये है और 80 है, और हमें कहाँ पहुँचना है 80 के आसपास ना, 82 हमारा 80 के पास यही है, तो हमारा ऑप्शन 4 ठीक है। आगे होगा समझ में, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। ये 13वां क्वेश्चन देखो, पढ़ो। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर है, तो प्रत्येक वस्तु पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, 45 वस्तुओं का क्रिया मूल्य यानी 45 मल्टीप्लाई सीपी, ऐसा करते हैं कैसे क्वेश्चन है। ठीक, पहले भी तो दे रखा है मैं, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी बराबर 45 वस्तुओं का क्रिया मूल्य। ये जो के का कह रहा है ना, इसको क्या करेंगे हम, इसे ऑफ की जगह डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, ऑफ की जगह डिनोट करेंगे। बस देखो काट लो, ये तो कटेगा नहीं, तो ये 4 से 3 से नहीं कट रहा, तो यानी हमारा एसपी कितना आ जाएगा 45 और सीपी कितना आ जाएगा 32। क्या कह रहा है, लाभ। अगर हमारा सीपी हमारा 32 था, एसपी हमारा 45 है, तो कितने का फायदा हुआ हमारे को, 32 42 10 और 3 13 का फायदा हुआ। किस पे हुआ, 32 पे, और मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, बस ये ध्यान रखना। वैसे 32 से डिवाइड करेंगे, देखो 4 से काट ले, 4 अट्ठे 32, या समथिंग ले जाना है हमें, देखो समथिंग ही दे रखा, तो हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 4 अट्ठे 32, 4 से ये 25 बार कट जाएगा, डबल 100, 25 दिया 75, 25 से कम 25 और 7 कितना हो गया 32, ये 8 से डिवाइड करेंगे, 8 चौक 32, ये 0 आ जाएगा, कितना बन गया 8 7 56, ये ज़्यादा हो जाएगा, 8 छिंग 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, तो पॉइंट के बाद 8 छिंग 48, 40.6 के आसपास। कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, देखो हमारा ये ऑप्शन आ रहा है, यानी 4th ऑप्शन हमारा ठीक है। समथिंग जाएगा ये डॉट डॉट करके, हमारा इतना आने पर ही हमें क्वेश्चन टिक कर देना है, इतनी जल्दी क्वेश्चन करना है, हमारे पास टाइम नहीं है पेपर में, ये ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं, बस इतना करके आगे बढ़ जाना हमें। 13वां देखो, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्या दे रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपये है, लेकिन खुदरा विक्रेता इसे 20% की छूट मिलती है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो लाभ बताइए कितना होगा। तो क्या कहना ये चाहता है, देखो अंकित मूल्य हमारा यानी एमपी दे दिया हमारे को 700, लेकिन खुदरा विक्रेता 20% की छूट पर मिलती है सर, यानी वो जो सीपी, उसका जो खुदरा विक्रेता जो है उसका सीपी क्या होगा, उसे 20% छूट देकर हमें उसको सीपी मिलेगा। यानी अगर इस पर 20% की हम छूट देने लगे तो 700 का 10% 70 और 20% 140, तो 140 घटाएंगे इसमें से कितना आ जाएगा 560, या ये खुदरा विक्रेता का सीपी क्या आ गया,
या ये खुदरा विक्रेता का सीपी। तो वो कह रहा है कि अगर वो उसे एमपी में ही बेच दे, यानी उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता है, तो उसे लाभ कितने का होगा। अगर यही प्राइस को वो एसपी बना दे, सॉरी इसी 700 प्राइस को वो एसपी बना दे, यानी इतने की चीज जो है वो 700 में बेच दे, तो उसे कितने का लाभ होगा। देखो कितने का लाभ हो रहा है, 140 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, 560 पर। और परसेंटेज में अगर आंसर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 0 से 0 गया, 14 14 42, 14 चौके 56, और 4 से हम इसे काटने कितना आ जाएगा, 25%। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना इसमें, ठीक है। आगे समझ में चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन 15वां। एक व्यक्ति अपने पैसे का 18% खो देता है और शेष धनराशि का 87% खर्च करने के बाद उसके पास 122 रुपये बचते हैं। उसके पास मूल रूप से कितने रुपए थे। देखो पिछली बार दिल्ली पुलिस की ये शिफ्ट में जब क्वेश्चन आया था तो बहुत बच्चे छोड़कर भी आ गए थे, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना। ये हमारा 15वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने पैसे का 18% खो देता है। देखो कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है, या तो 1000 मान लो, 100 मान लो, हम एक वैल्यू डिसाइड करके मानकर चलेंगे क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी। 18% खो देता है। देखो अगर मैं वैल्यू मानता हूँ 1000 रुपये, तो इसका 18% कितना हो गया, 180 रुपये। ये इसने लॉस्ट कर दिया यानी खो दिए। अब शेष धनराशि कितनी बची हमारी, 180 घटाएंगे 1000 में से, 900, 820, यानी कितना बचा, 820। अब देखो ये कह रहा है शेष धनराशि का 87% खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे, 122 रुपये। यानी जो हमारे पास शेष धनराशि बच रही है ना, हमने 87% तो खर्च कर दिया, लेकिन बचाए कितने, 13%। ये ध्यान रखना, हमें 87% निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास बच 122 रुपये रहे, लेकिन हमें 87% खर्च करने के बाद बचे कितने, 13%। तो हम 13% ही निकालेंगे डायरेक्ट इसका, 87% निकालेंगे मत ना। और इसकी कैलकुलेशन मत करो, डायरेक्ट हम 122 से करते हैं इसे, 122 से भाग करते हैं डायरेक्ट। 820 गुणा 13 मल्टीप्लाई 100, 1 0 से 1 0 गई, तो कट रहा है 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, यह आ गया हमारा 610। देखो हमें मूल रूप से कितने रुपए थे, देखो उसके पास मूल रूप से कितने रुपए थे, मूल रूप से हमने कितने रुपए माने थे, 1000 रुपये। तो यहाँ पर 1000 की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ये कितना आ गया, 3 0 1 2 3, ये 610 हो गया हमारा, ठीक है। ये डॉट, ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना। बटे में क्या आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कर लो, 13 कम 13, एक आ गया, 13 चौके 52 और 1 53। देखो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने का ना एक ही मतलब है कि बस ये थोड़ा सा ना तुम अंदाजा लगाओ, ठीक है। अंदाजा लगा के बस हमें ऑप्शन टिक करना है, ये ध्यान रखना। देखो 533 है, 533 533, यानी एक तो हमारा आएगा ही आएगा, 533 एकम 533। अब घटा लो कितना आ गया हमारा, 610 में से अगर हम 533 घटाएंगे कितना हो गया हमारा, 10 वो हो गया, और 70 यानी 67, ये बचा हमारा 70 हो गया, 67 हो गया हमारा ये, और 10 हो गया हमारा ये, यानी 77। कितना बचा, 77, 1 0 और लगा लो, तो ये 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार ही जाएगा। तो यानी हमारा ये देखो, ये ऑप्शन मिल रहा है, ये ऑप्शन मिल रहा है, तो अभी हमें इसे डिवाइड ही करना पड़ेगा, यानी दोबारा 1 बार चला गया। अब कितना आ गया, देखो 10 में से 3 गया, 3, या तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा। 10 में से 3 गया 3, 10 में 3 गया 7, 10 में 3 गया 7, 10 में 3 गया 7, और हमारा बचा यहाँ पे 6, 6 में से 3 गया 3, और क्या बचा हमारा 6 बचा यहाँ पर, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, ये बना 237। अब यहाँ पे 0 तो आएगा ही आएगी क्योंकि यहाँ पे और भी 0 है, तो ये जाएगा समथिंग 4 बार, तो यहाँ पे 4 तो आएगा ही आएगा। तो हमारा अभी भी ऑप्शन ये बरकरार है, या तो 4 बार जाएगा या 3 बार जाएगा, बस ये देख लो।
यानी इसे अगर हम 4 से डिविजिबल करते हैं तो ये 2000, यानी 33 चौका 4 से कर लो, 4 तिया 12, एक 4 तिया 12 और एक 13, एक आगे 4 पंजे 20 और एक 21, यानी 2132। घटा लो इसमें से, इसे घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 2 गए 8 आ जाएगा, 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा, क्या बचा 22, यानी 1 आ जाएगा, यानी ये इतना आएगा। तो 1380 पे देखो या तो 3 बार जाएगा, ये 2 बार या 3 बार, तो हमारा ये तो ये आएगा, ये आएगा, यानी ये ऑप्शन हमारा ठीक है, या 3 समथिंग 3 पे जाएगा ये, बस इसमें 0 लगेगी। बस आगे समझ में, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, कर लेना चाहिए, ये सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। तो हमारी वीडियो इसी प्रैक्टिस सेट से ख़त्म होती है, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, और अच्छी लगी हो तो वीडियो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।